जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी, बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए साइंस वन लाइनर के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस वन लाइनर का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ उपयोगी साइंस वन लाइनर को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही साइंस वन लाइनर को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, तो वो है सर कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि चूने का पानी किसके कारण या किससे दूधिया हो जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि चूने का पानी का सूत्र क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूने का पानी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2 होता है। और ध्यान में रखिएगा कि चूने के पानी को हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तब ये क्या बना लेता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ ही साथ क्या बनता है? H2O बनता है। और ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही क्या होता है? तो सर सफ़ेद होता है और चमकदार होता है। और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और तब जो आपका चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट में बदलेगा वही आपको सफ़ेद और चमकदार दिखाई पड़ेगा, यानी कि दूधिया दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चूने का पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है? तो सर दूधिया और सफ़ेद हो जाता है या फिर दूधिया और चमकदार हो जाता है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी CO2 के द्वारा या CO2 से क्या होता है? दूधिया हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या हो जाता है? सफ़ेद और चमकदार या फिर दूधिया हो जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि दूध किसका घटिया स्रोत है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि दूध क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि सर केमिस्ट्री में तो ये इमल्सन का उदाहरण है, यानी कि पायस का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दूध है, आप क्या कहेंगे? पायस है, यानी कि इमल्सन है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दूध आपका क्या होता है? तो सफ़ेद अपारदर्शी तरल होता है। दूध आपका क्या होता है? सफ़ेद अपारदर्शी तरल होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दूध में लगभग में सभी तरह के आप कह सकते हो पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि आप मेन पोषक तत्व की बात करो तो इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और साथ ही साथ फैट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और विटामिन ए भी आपका पाया जाता है और साथ ही विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन दूध में एक विटामिन नहीं पाया जाता है, वो आपका कौन सा है? तो वो है विटामिन सी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दूध जो घटिया स्रोत है वो किस चीज़ का है? विटामिन सी का है। और जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध निम्नलिखित में से किसका घटिया स्रोत है, तो आपके ऑप्शन में विटामिन सी जरूर रहता है। तो आप सभी इसको कंठाग्र कर लेंगे कि दूध किसका घटिया स्रोत होता है, तो आप कहेंगे विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। दूध किसका उदाहरण है? आप कहेंगे इमल्सन, यानी कि पायस का उदाहरण है। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब किस में पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है वो है कि कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। मेरे मित्र मैंने आपको लाइव सेशन में भी ये चीज़ बताया था और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो मुख गुहा है, जिसको आप ऑरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं, यानी कि जो आपका मुंह है उसमें जीभ और दांत मौजूद होते हैं। और जीभ और दांत का काम क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी दांत जो है वो भोजन को काटता है और जीभ क्या करता है? तो भोजन में लार को अच्छे से मिक्स करता है और साथ ही साथ जीभ के सहारे ही भोजन को आप क्या कर पाते हैं? तो आप अपने मुख गुहा से ग्रासनली में भेज पाते हैं, यानी कि जीभ जो है वो भोजन को निगलने में मदद करता है। साथ ही जीभ का मेन फंक्शन क्या होता है? तो जीभ का मेन फंक्शन होता है स्वाद को डिटेक्ट करना। जीभ का मेन फंक्शन क्या होता है? तो सर ये टेस्ट डिटेक्ट करता है, यानी कि स्वाद की पहचान करता है।
मेरे मित्र आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी जीभ में जो स्वाद का पहचान होता है तो जीभ के किस भाग से मीठा स्वाद पता चलता है, किस भाग से कड़वा स्वाद पता चलता है, किस भाग से नमकीन का पता चलता है, किस भाग से खट्टा स्वाद का पता चलता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे। थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ पे जीभ का एक छोटा सा डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, जीभ है, जिसका अगला भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और पीछे वाला भाग जो है वो आपके मुख गुहा के पिछले भाग से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान देंगे कि ये जो पीछे वाला भाग होता है, जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कड़वाहट के लिए, यानी कि बीटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीभ का पीछे वाला हिस्सा बीटर टेस्ट यानी कि कड़वाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये मिठास के लिए क्या होता है, तो सर रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जीभ के अगले भाग से मीठा स्वाद का पता चलता है, जबकि पिछले भाग से तीखा स्वाद या फिर कड़वाहट का पता चलता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जीभ के इस वाले भाग से आपको खट्टा टेस्ट का पता चलेगा, और जीभ का जो ये वाला भाग है, इससे आपको सॉल्टनेस का पता चलेगा, यानी कि नमकीन का पता चलेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जीभ के अगले भाग से मीठा स्वाद का पता चलता है, पिछले भाग से कड़वाहट यानी कि बिटरनेस का पता चलता है, और बगल में जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है उससे खट्टा स्वाद का, और उसके नीचे आपको कौन सा स्वाद डिटेक्ट होगा, तो सर नमकीन यानी कि सॉल्टी। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, आप क्या कहेंगे, पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जीभ जो किसी भी टेस्ट को डिटेक्ट करता है वो किसके चलते, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जीभ पे छोटे छोटे कई पेपिलेई मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स कहते हैं। यानी कि जीभ के द्वारा जो स्वाद को पहचाना जाता है वो किसके चलते पहचाना जाता है, तो गुरुजी जीभ के ऊपर में स्वाद कलियां मौजूद होती है, जो जीभ को अलग अलग स्वाद को पहचानने में क्या करती है, मदद करती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्रव का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू कर देता है वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, और द्रव के उबलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो दाब के समानुपाती होती है। क्या ध्यान में रखेंगे कि द्रव का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो किसके समानुपाती होती है, प्रेशर के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो आपका जो द्रव है उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर हम लोग प्रेशर घटाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा। आप सबों को मालूम है कि जब आप लोग ऊंचा जाते हैं, जब आप लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं या फिर ऊंचा जाते हैं, तो क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी जो प्रेशर होता है वो घट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब साफ है कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि द्रवों का क्वथनांक घट जाता है। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, समुद्र तल पे होता है। क्यों, क्योंकि समुद्र तल जो है वो क्या होता है सर, तो नीचे होता है, यानी कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं उससे भी नीचे होता है। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर गहराई बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को हमेशा कि ऊंचाई बढ़ने से दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ऊंचाई घटने से दाब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही आपका जो अगला पॉइंट है वो है मानव शरीर के आमाशय में निर्मित अम्ल। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आमाशय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टमक कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे होता है आपके शरीर में, तो ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाईं ओर होता है, यानी कि उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। और ध्यान में रखिएगा कि आमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और ये जठर ग्रंथि क्या करता है, तो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है, यानी कि जठर रस स्रावित करता है।
और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जठर रस में कौन कौन सा आपका एंजाइम होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर श्लेष्मा होती है, और साथ ही क्या होता है, HCl होता है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जठर रस है उसमें कौन सा अम्ल है, तो सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव शरीर के अमाशय में निर्मित अम्ल, आप कह रहे हैं कि अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है जिसमें श्लेष्मा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के अमाशय में निर्मित अम्ल है, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सर HCl। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो अमाशय में अम्ल निर्मित होता है HCl, इसका फंक्शन क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो HCl है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, ताकि वो जो आपका निष्क्रिय पेप्सिनोजोन है वो पेप्सिन में बदल सके और वो पेप्सिन आपके भोजन में जो प्रोटीन है उसका पाचन कर सके। और ध्यान में रखिएगा कि आपके शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किसके सहारे होता है, पेप्सिन के सहारे होता है। और जब प्रोटीन आपका पाचित हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अमाशय में एक और प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, और ये क्या करता है, तो वसा का आंशिक रूप से पाचन करता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि अमाशय में प्रोटीन और आंशिक रूप से वसा का पाचन होता है। साथ ही आपका अगला पॉइंट है KNO2 रासायनिक सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र यहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबों के माइंड में KNO3 पहले से नाचते रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, KNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। लेकिन KNO2 क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग पोटेशियम नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि KNO2 रासायनिक सूत्र है, तो आप सभी क्या कहेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट का, पोटेशियम नाइट्राइट का। ये डिफरेंसेस आप याद रखेंगे। अगर KNO3 होगा तो क्या कहेंगे, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। KNO2 होगा तो क्या कहेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट है। आइए इस तरह के कुछ और भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। क्या कहा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे सोचना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे संवेग और वेग का अनुपात क्या होगा। मेरे मित्र, बहुत ही सरल सा चीज़ है। आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो आप सबों को मालूम है कि संवेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। और वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। और कहीं ना कहीं mv बटा v की बात की जा रही है आपके क्वेश्चन में। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई मेरे ये बताओ कि ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या बचेगा। आप कहेंगे सर m बच जाएगा। एक्चुअली ये m क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, आप क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, द्रव्यमान प्राप्त होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि द्रव्यमान जो है किसी भी वस्तु का वो कहीं पे भी प्रभावित नहीं होता है। और आप अगर पृथ्वी पे आपका द्रव्यमान 45 kg है तो आप चंद्रमा पे भी चले जाएंगे तो आपका द्रव्यमान 45 kg ही होगा। तो परिवर्तित क्या होता है, तो परिवर्तित वस्तु का भार होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का जो भार है वो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, जबकि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो गुरुत्वीय त्वरण या फिर किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती है। और ध्यान में रखिएगा कि द्रव्यमान के लिए हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, तो केजी लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। साथ ही आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि संवेग हमारा कौन सा राशि है, सदिश राशि या फिर अदिश राशि। क्योंकि ये सवाल भी हमसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संवेग एक डैश राशि है। तो हम लोग तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज काहे का होना सर,
100 से संवेग होता है और 100 से सदिश होता है, तो आप क्या कहेंगे कि संवेग एक सदिश राशि है। और साथ ही आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी वेग कौन सी राशि होगी। भाई मेरे आप सभी कहते हो कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, और वेग जहां भी होगा तो हम लोग एक निश्चित डायरेक्शन की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वेग भी क्या है आपका सदिश राशि है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि संवेग का यूनिट क्या होता है, तो संवेग का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि वेग का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। क्या कहा जा रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों से अनेक उत्पाद प्राप्त किया जाता है। मेरे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और आपको लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि पेट्रोलियम पदार्थों से जो हम लोग अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं ये किस प्रक्रिया के थ्रू प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी एक शब्द में ध्यान में रखेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थों से अनेक उत्पाद प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोला जाता है, प्रभाजी आसवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रभाजी आसवन बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जब समुद्र के जो पेड़ पौधे होते हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी कि सरगल जाते हैं समुद्र के तल में, और धीरे धीरे जब वो जमीन के अंदर चला जाता है तो वही आपका किस में रूपांतरित हो जाता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि आपका पेट्रोलियम ऑयल हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, इन सब को हम लोग खुदाई करके निकालते हैं, तो क्रूड ऑयल निकलने से पहले या पेट्रोलियम ऑयल निकलने से पहले हम लोग को क्या मिलता है, तो प्राकृतिक गैस मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी पेट्रोलियम ऑयल के कुआं से पेट्रोलियम तेल निकालने की कोशिश की जाती है तो पेट्रोलियम तेल निकलने से पहले क्या निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप इसका भी ख्याल रखेंगे। साथ ही एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कोयला होता है इससे भी बहुत सारे अलग अलग पदार्थ निकाले जाते हैं जो आपके लिए उपयोगी होता है और उसका अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और उसको हम लोग कोल प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि कोयला से भी अलग अलग तरह के कई उत्पाद निकाले जाते हैं, जिसमें से आपका मेन होता है कोक, कोलतार, ये सब आपका मेन कोल प्रोडक्ट कहलाता है। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि कोयला से कोल प्रोडक्ट निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि पेट्रोलियम पदार्थों से अनेक उत्पाद निकालने की प्रक्रिया प्रभाजी आसवन कहलाती है, जबकि कोयला से जो अलग अलग तरह के कोल प्रोडक्ट यानी कि कोयला के उत्पाद निकाले जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोला जाता है। साथ ही आपका अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-17, ऑक्सीजन 8-18 को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे परमाणु संख्या समान है, जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। मेरे मित्र जब आप वैसे तत्वों की समूह की बात करते हो जिसमें परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसको आप क्या कहते हो, आप सभी कहते हैं सर वही तो समस्थानिक कहलाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-17, ऑक्सीजन 8-18 को क्या कहा जाता है, आप क्या कहेंगे, समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। ध्यान में रखेंगे हम लोग समभारी किसको बोलते हैं, तो वैसे तत्वों का समूह या वैसे तत्वों के परमाणु का समूह जिसका परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न हो किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाएगा, समभारी कहलाएगा। लेकिन समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। ये दो चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को कहते हैं। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब हम लोग साइंस में आकर्षण या फिर रिपल्सन की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं इसके बारे में, आप सभी कहेंगे बड़ा ही सिंपल है, आकर्षण और विकर्षण जो है वो एक प्रकार का क्या है, बल है। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, एक प्रकार का बल है। और वही चीज तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन या अपकर्षण यानी कि रिपल्सन को कहते हैं, आप क्या कहेंगे, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और साथ ही आपका अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर क्या आचर रहता है। मान लीजिए कि ये मार्कर है आपका
और इसको हमने ऊपर फेंक दिया, तो इसका क्या कांस्टेंट रहेगा? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऊपर जाएगा तो इसका वेग भी बदलेगा, यानी वेग तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा, जब ये ऊपर आएगा तो सर कुछ ना कुछ इसके द्वारा दूरी भी कवर की जाएगी, यानी कि इसके द्वारा तय की गई जो विस्थापन होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो ऊर्जा होता है ना, वो क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है, अचर होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई वस्तु आपका स्थिर है, मान लीजिए कि ये मार्कर यहाँ पे तलहथी पे स्थिर है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जब आपका ये तल पे स्थिर है तो आप क्या कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रहण किए हुए है। लेकिन जब आप इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वेग के चलते इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। और वो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि सर जो स्थितिज ऊर्जा इसमें पहले से था वही वेग के चलते किस में बदल जा रहा है? गतिज ऊर्जा में बदल जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि जब ये आपका मार्कर ऊपर में जा करके एक मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा तो वहां पे इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ये तो इसका वेग कुछ देर के लिए 0 हो जाएगा और कुछ देर के लिए ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा और क्या होगा? ऊंचाई पे होगा। तो फिर जो उसका गतिज ऊर्जा था वो किस में बदल जाएगा? तो सर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। और जैसे ही वो गिरना चालू करेगा फिर से उसका जो ऊपर वाला स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको आप नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो कोई भी वस्तु को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो उसके वेग में परिवर्तन हो सकता है, उसके द्वारा तय की गई विस्थापन में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊर्जा में आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर क्या अचर रहता है, आप कहेंगे ऊर्जा अचर रहता है, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट रहता है। आइए इस तरह के कुछ और भी पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी समय अवधि क्या होगी। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर आप किसी पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उस पेंडुलम का जो आवर्तकाल होगा, यानी कि जो समय अवधि होगी वो क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं बदलेगी, क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है जिसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? तो 2π√L/g होता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के क्या होती है? समानुपाती होती है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लंबाई को बढ़ाया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। लंबाई घटाया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और साथ ही जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी आवर्तकाल जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो आप क्या कहेंगे कि सर आवर्तकाल जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान कमेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बढ़ जाएगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी समय अवधि क्या होगी? आप क्या कहते हैं कि गुरुजी चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है, और आप कह रहे हैं कि पेंडुलम का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग क्या करेंगे, पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाएंगे तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा। तो जब गुरुत्वीय त्वरण आपका कम होगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बढ़ जाएगा। तो यह तो पूछा जा रहा है क्या कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी समय अवधि क्या होगी? आप कहेंगे बढ़ जाएगा। क्या कहेंगे? बढ़ जाएगा। आपका अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि भाप अंगार किसका मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा कि भाप अंगार गैस करके आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है और बिहार एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार एसआई के पीटी मेन या फिर आप बीपीएससी एग्जाम की बात कर लो तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। रट लेंगे इसको कि भाप अंगार गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। साथ ही आपका अगला पॉइंट है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की।
ध्यान में रखिएगा कि रेडियोधर्मिता को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होते रहते हैं कि गुरुजी रेडियोधर्मिता की खोज किसने करा। तो आप एक सरल सा सेंटेंस याद रखेंगे, अगर आपका मूड ना हो गाना सुनने का और कोई लड़का आपके बगल में रेडियो बजा रहा हो तो आप क्या कहेंगे, अरे यार क्या बेकार में रेडियो बजा रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप उसको ये कहेंगे कि क्या बेकार में रेडियो बजा रहे हो, तो यहाँ पे बेकार से आप बेकुरल याद रखेंगे और रेडियो से आप रेडियोधर्मिता याद रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो आप कहेंगे बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने की। और जब आपको बेकुरल याद रहेगा तो अगर किसी भी ऑप्शन में हेनरी बेकुरल लिखा हुआ रहेगा तो आप आराम से किसको टिक कर लेंगे, आप कहेंगे हेनरी बेकुरल को हम लोग टिक कर लेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो बेकार में रेडियो मत बजाओ, मतलब क्या हुआ कि रेडियो से रेडियो एक्टिविटी, बेकार से आप बेकुरल याद रखेंगे। और जैसे ही आपको बेकुरल याद रहेगा तो आपके ऑप्शन में जिसके पीछे हेनरी लगा हुआ रहेगा आप उसको टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने करा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15 कि Fe2O3 प्लस 2Al जब रिएक्ट करता है तब Al2O3 प्लस 2Fe बनाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप सभी कहेंगे सर इसको हम कैसे पहचानेंगे, आसानी से पहचान सकते हैं। आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रिएक्शन Fe2O3 प्लस 2Al के बीच हो रही है। और आप क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट आपका Al2O3 और क्या बन रहा है, तो सर 2Fe अलग हो रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका लोहा क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। लोहा क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एल्यूमिनियम है, ये जो आपका एल्यूमिनियम है, ये Fe2O3 में से लोहा को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, यानी कि डिस्प्लेस कर दे रहा है। और ऑक्सीजन के साथ खुद जुट करके क्या बना ले रहा है, Al2O3 बना ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे Fe2O3 से लोहा को विस्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा। और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुट करके क्या बना ले रहा है, Al2O3। तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ पे विस्थापित किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण होगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। किस अभिक्रिया का उदाहरण होगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां भी आपको इस प्रकार के अभिक्रिया देखने को मिलेंगे, जहां पे कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा अलग कर दिया जाता हो, तो आप सभी उसको क्या कहेंगे, आप सभी उसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये रिएक्शन है एक्चुअली में ये क्या कहलाता है, तो एक्चुअली में ये थर्मिट रिएक्शन कहलाता है, यानी कि थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका थर्मिट अभिक्रिया होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग रेलवे ट्रैकों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका एक ऐसा भी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू रेलवे ट्रैक जो आपस में टूटे हुए रहते हैं उसका वेल्डिंग किया जाता है, और वो आपका क्या होता है, थर्मिट रिएक्शन होता है। तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया क्या होती है, इसमें जो आपका Fe2O3 है वो एल्युमिनियम के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, Al2O3, और साथ ही लोहा को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया तो है ही है, साथ ही क्या है, थर्मिट अभिक्रिया भी कहलाता है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि Fe2O3 जब एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है इससे हीट भी निकलता है, यानी कि उष्मा भी निकलती है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से अगर उष्मा निकलती है तो हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका थर्मिट अभिक्रिया होता है ये किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो गुरुजी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप कहेंगे सर इसको कैसे समझेंगे, तो मेरे मित्र यहाँ पे 2Fe के बाद अगर आप प्लस हीट लगा लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो गुरुजी उष्माक्षेपी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी वन लाइनर थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको इन सभी वन लाइनर से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं।
साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।